नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बड़े दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं। वो दौर जब दिल्ली सल्तनत की ताकत कम हो रही थी और पूरे भारत में नई रीजनल पावर्स उभर रही थीं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो सोर्सेज हैं, वो हमें जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर और फिर नीचे दक्षिण में बहमनी और विजयनगर जैसे राज्यों की कहानी बताते हैं। सही। तो कोशिश करते हैं समझने की कि इस बिखराव से भारत का पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप कैसे बदला। और ये जो नए राज्य थे, इनकी अपनी पहचान कैसे बनी? देखिए, ये जो बिखराव था, ये कोई रातों रात नहीं हुआ। इसकी जड़ें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक जाती हैं। अच्छा। उसके बाद जो सुल्तान आए दिल्ली में, वो इतने मजबूत नहीं थे, खासकर सैयद और लोदी वंश के टाइम पे। तो दिल्ली का दबदबा जैसे ही कम हुआ, जो दूर बैठे गवर्नर्स थे, उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने कहा, भाई अब हम आजाद हैं। समझ गया। तो शुरुआत पूरब से करते हैं, जौनपुर से। सुना है फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था इसे। हाँ, बसाया तो फिरोज शाह ने ही था, अपने भाई जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। पर आजादी का ऐलान किया मलिक सरवर ने 1394 में। उन्हें ख्वाजा ए जहां का टाइटल मिला था। ख्वाजा ए जहां, बड़ा टाइटल है। हाँ, मतलब दुनिया का स्वामी। उन्होंने शर्की सल्तनत की नींव डाली और इस वंश के एक शासक हुए इब्राहिम शाह शर्की। उनके टाइम में जौनपुर आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन का बड़ा सेंटर बन गया। तभी उसे शिराज हिंद कहते थे। बिल्कुल। शिराज उस वक्त ईरान में कल्चर का बड़ा गढ़ माना जाता था, तो ये भारत का शिराज कहलाया। लेकिन ये चाल नहीं ज्यादा। नहीं, बाद में बहलोल लोदी ने इसे वापस दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और बंगाल का क्या सीन था? वो भी तो पूरब में ही था। बंगाल तो असल में दिल्ली से काफी पहले ही काफी हद तक इंडिपेंडेंट रहने लगा था। वहां इलियास शाही, फिर हुसैन शाही सुल्तानों ने राज किया और उन्होंने बांग्ला भाषा और लिटरेचर को काफी बढ़ावा दिया। उनकी एक अलग ही पहचान बन गई थी। ठीक है, अब जरा पश्चिम की तरफ चलते हैं। मालवा, मांडू की बात होती है अक्सर। हाँ, मालवा। यहाँ दिलावर खान ने 1401 में आज़ादी डिक्लेयर की। उनके बेटे थे होशंग शाह। उन्होंने कैपिटल को धार से मांडू शिफ्ट किया। मांडू मतलब पहाड़ों पर बसा एक शानदार किला शहर। हाँ, सुना है, जहाज महल, हिंडोला महल। वही बने ये सब, होशंग शाह ने बनवाए। मांडू की आर्किटेक्चर बहुत फेमस है। मालवा का एक और बड़ा सुल्तान हुआ महमूद खिलजी प्रथम। इसका पड़ोसी मेवाड़ से काफी टकराव चला। मेवाड़ मतलब राणा कुंभा। हाँ, बिल्कुल। राणा कुंभा 1433-68। महमूद खिलजी से इनकी खूब ठनी। और राणा कुंभा ने ही चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था ना, इसी जीत की याद में। एकदम सही। महमूद खिलजी पर जीत की याद में ही चित्तौड़ में वो टावर बनवाया गया। राजपूतों की शान का प्रतीक है आज भी। वैसे महमूद खिलजी ने भी मांडू में एक 7 मंजिला मीनार बनवाई थी अपनी तरफ से। अच्छा, कंपटीशन चल रहा था मतलब? हाँ, कह सकते हैं। वैसे मेवाड़ की ताकत हम्मीर देव ने दोबारा खड़ी की थी और बाद में राणा सांगा भी हुए, जो बाबर से लड़े खानवा में। और पास में ही गुजरात। वहां क्या चल रहा था? गुजरात में 1407 में जफर खान, जो सुल्तान मुजफ्फर शाह बना, उसने आज़ादी का ऐलान किया। उसके पोते अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद शहर बसाया। बहुत मशहूर है आज भी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन गुजरात का सबसे फेमस सुल्तान शायद महमूद बेगड़ा था। बेगड़ा, ये नाम क्यों? बेगढ़ा मतलब 2 गढ़ जीतने वाला। कहते हैं उसने 2 बड़े किले जीते थे, जूनागढ़ और चंपानेर। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थे दोनों। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ, लेकिन बाद में गुजरात भी अकबर के टाइम मुगल एम्पायर में मिल गया। ठीक है, अब थोड़ा उत्तर की तरफ देखें। कश्मीर, ज़ैनुल आबिदीन का नाम आता है। कश्मीर का अकबर कहते हैं उन्हें। हाँ, ज़ैनुल आबिदीन 1420-70। वो अपनी सोच में बहुत आगे थे। उन्होंने जजिया टैक्स हटा दिया था हिंदुओं पर से। अच्छा। पुराने मंदिर ठीक करवाए, संस्कृत को बढ़ावा दिया, कश्मीरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, खासकर शॉल इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट किया। इसीलिए लोगों ने बहुत इज्जत देते थे। बड़ शाह यानी महान राजा भी कहते थे, और कश्मीर का अकबर भी टॉलरेंस और कल्चरल पैट्रनेज के लिए जाने जाते थे। कमाल है। अब चलते हैं दक्षिण भारत। 2 बड़े नाम आते हैं, बहमनी और विजयनगर। हाँ, डेक्कन में ये 2 बड़ी ताकतें थीं। बहमनी सल्तनत की नींव 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने रखी। हसन गंगू भी कहते हैं उन्हें। कैपिटल पहले गुलबर्गा थी, बाद में बीदर शिफ्ट हो गई। और इनका पड़ोसी विजयनगर एम्पायर से हमेशा झगड़ा चलता रहता था, खासकर रायचूर दोआब के लिए,
जो बहुत फर्टाइल इलाका था। बहमनी सल्तनत में कोई खास रूलर या मिनिस्टर? हाँ, फिरोज शाह बहमनी थे, काफी पढ़े लिखे शासक थे और एक बहुत काबिल वजीर हुए महमूद गवां। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सुधारा था। लेकिन सुना है बहमनी सल्तनत बाद में टूट गई थी। हाँ बिल्कुल, महमूद गवां के बाद इंटरनल झगड़े बहुत बढ़ गए और सल्तनत कमजोर होकर 5 छोटी सल्तनतों में बंट गई। कौन कौन सी? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। डेक्कन सल्तनतें कहते हैं इन्हें। ओके। और दूसरी तरफ था विजयनगर साम्राज्य। हाँ, जिसकी स्थापना 1336 में 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का। संगम वंश के थे ये। और कैपिटल? विजयनगर। बिल्कुल, विजयनगर यानी जीत का शहर। आज के हम्पी के खंडर वही हैं। इस एम्पायर के सबसे महान राजा माने जाते हैं कृष्णदेवराय, 1509 से 1529 तक, तुलु वंश के। कृष्णदेवराय? हाँ, नाम तो बहुत सुना है। वो जबरदस्त योद्धा तो थे ही, साथ में आर्ट और लिटरेचर के भी बड़े संरक्षक थे। तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन पीरियड मानते हैं उनका समय। अष्टदिग्गज उनके दरबार में थे। हाँ, 8 महान तेलुगु कवि। और कृष्णदेवराय ने खुद भी एक फेमस किताब लिखी, अमुक्तमाल्यद। और इनके एडमिनिस्ट्रेशन में वो नायंकर और आयगार सिस्टम का जिक्र आता है। वो क्या था? मोटा मोटा समझें तो नायंकर सिस्टम में मिलिट्री कमांडर्स यानी नायकों को सैलरी की जगह लैंड, अमरम दी जाती थी। इससे वो अपनी सेना रखते थे। ओके। और आयगार सिस्टम विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा था। इसमें गांव के हेरिडिटरी ऑफिशियल्स होते थे जो लोकल अफेयर्स देखते थे। समझ गया। लेकिन विजयनगर का अंत कैसे हुआ? अंत तो नहीं कहेंगे, पर बहुत कमजोर हो गया 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के बाद। इसमें डेक्कन सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर को हराया था। उसके बाद वो पहले जैसी ताकत नहीं रही। तो अगर हम सार देखें तो दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने से एक सेंट्रल अथॉरिटी तो गई। हाँ, वो तो गई। लेकिन उसकी जगह पूरे देश में अलग अलग रीजनल किंगडम्स उभरे, जिनकी अपनी खास पहचान, अपनी संस्कृति थी। बिल्कुल सही कहा। इन राज्यों ने आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आर्ट, गवर्नेंस सब में नए नए काम किए, जिससे ओवरऑल भारतीय सभ्यता और रिच हुई। ये सिर्फ बिखराव नहीं था, एक तरह से रीजनल एनर्जी का उभार था। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये जो दौर था रीजनल ऑटोनॉमी का, इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी का, इसने बाद में जो मुगल एम्पायर आया उसकी नींव और उसके कैरेक्टर को कैसे और कितना प्रभावित किया होगा, ये सोचने वाली बात है ना? हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है सोचने के लिए। वाक्य है, अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।